नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपकी कक्षा 6 के विज्ञान के 7वें पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे पौधे क्या हैं, पौधे को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके भाग कौन कौन से हैं, उन भागों की संरचना क्या है, उनके काम क्या है, इन्हीं को जानेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पौधों को जानिए। अब देखो, पौधों को उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में। तो देखो आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हों। कुछ तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं जिन्हें आप पेड़ कहते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, यानी ना ज़्यादा बड़े ना छोटे। तो पौधों को इनकी ऊंचाई के आधार पर, इनके तने के आधार पर और इनकी शाखाओं के आधार पर कि इनमें शाखाएं हैं या नहीं, 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो देखिए, सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर 3 वर्गों शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया है कि पौधे की ऊंचाई कितनी है, ज़्यादा है या कम है या मध्यम है, और तना कैसा है कि कोमल है या कठोर है, और शाखाएं हैं या नहीं, हैं तो कहाँ से निकल रही हैं। इनके आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में। तो देखिए, पादप का पहला प्रकार देखिए, शाक। शाक किसे कहेंगे? देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, यानी ऐसे पौधे जो हरे हैं एवं कोमल तने वाले हैं, ऐसे पौधे शाक कहलाते हैं। हालांकि सभी पादप हरे होते हैं, लेकिन सभी का तना कोमल नहीं होता। सभी का तना कैसा होता है? मजबूत। कुछ का कोमल होता है, तो कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। अब जो कोमल तना है तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो आकार में कैसे होते हैं? छोटे। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, तो शाक के पादप आकार में छोटे होते हैं। इनकी शाखाएं नहीं होती। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, इनमें कई शाखाएं नहीं होती, और कुछ शाखाएं होती हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, टमाटर, गेंदा, घास, पुदीना, बंद गोभी आदि, ये शाक के पादप के उदाहरण हैं। आपने साग सब्जी नाम सुना होगा, तो साग से बना है साग, के का गे हो गया, तो साग सब्जियाँ। तो सब्जियाँ भी क्या है? शाक के पादप के उदाहरण है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो भी आकार में छोटी होती हैं, उनके तने कोमल होती हैं, और वो भी कैसे होती हैं? हरी। तो शाकीय पादप यानी ऐसे पादप जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे हैं, शाकीय पादप कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, इनमें कई शाखाएं नहीं होती, और इनके उदाहरण भी याद रखना, जैसे टमाटर, गेंदा, घास, पुदीना, बंद गोभी आदि। अब देखिए, झाड़ी दूसरे प्रकार का पादप है, झाड़ी। अब इस शाक की तुलना में थोड़े से बड़े होंगे, इनमें शाखाएं होंगी, तना भी होगा। तो देखिए, जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा जिनमें तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें तना होता है और शाखाएं होती हैं लेकिन कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार के पास से निकलती हैं, और उनमें तना कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे आपने बेर की झाड़ियाँ देखी हो, तो उनमें क्या है? झाड़ियों में शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और कहाँ से निकलती है? तने के आधार के पास से निकलती हैं। उनमें तना तो होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, इसलिए उसको सहारा देने के लिए अनेक शाखाएं निकली हुई होती हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी। इसको उदाहरण देखिए, गुलाब, बोगनविलिया, मेहंदी, नींबू, धनिया आदि, ये झाड़ी के उदाहरण है। बोगनविलिया क्या है? एक प्रकार की झाड़ी है, यानी ये भी एक प्रकार का पादप है, इसे बस याद रखना। तो गुलाब, मेहंदी, नींबू ये तो आपने देखे होंगे, तो ये भी किसके उदाहरण है? झाड़ी के। ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। जो सबसे बड़े रहेंगे आकार में उन्हें कहेंगे वृक्ष, जो सबसे छोटे रहेंगे उन्हें कहेंगे शाक, लेकिन जो बीच के मध्यम ऊंचाई वाले हैं ऐसे पौधों को कहेंगे। इनमें शाखाएं होती हैं, और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार के निकट से। तो अभी तक हमने जाना है शाक एवं झाड़ी। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार आएगा कि शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए, या निम्न में से कौन सा शाक के पादप का उदाहरण नहीं है या शाक के पादप का उदाहरण है। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा झाड़ी का उदाहरण है या झाड़ी का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए आगे वृक्ष। अब देखिए, तीसरे प्रकार का पादप है वृक्ष। देखो, शाक बहुत छोटा होता है, झाड़ी मध्यम आकार की होती है, अब वृक्ष इन सबसे ऊंचे रहेंगे, और इनका तना भी कैसा रहेगा? मजबूत। तो देखिए, वृक्ष वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा जिनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं तथा जिनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष किसे कहा? ऐसे पौधे जो ऊंचाई में बहुत ऊंचे हैं और जिनका तना मजबूत है, सुदृढ़ है, और उनकी शाखाएं भूमि से नहीं निकलती हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, और ऐसे पौधों को वृक्ष कहते हैं।
तो ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, जिनका तना सुदृढ़ एवं मजबूत होता है और जिनमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, आम, नीम, पीपल, बरगद, बबूल, नारियल, जामुन, ये सब वृक्षों के उदाहरण हैं। तो अभी तक हमने पौधों को 3 वर्गों में बांटा है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक किसे कहा हमने? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। और झाड़ी किसे कहा हमने? यानी ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं होती हैं और शाखाएं तने के आधार के निकट से निकलती हैं, जिनमें तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता, उन्हें हमने झाड़ी कहा। फिर हमने जाना वृक्ष। वृक्ष क्या है? यानी ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे हैं और जिनके तने सुदृढ़ एवं मजबूत होते हैं और जिनमें शाखाएं होती हैं लेकिन कहाँ से निकलती हैं? तने के ऊपरी भाग से। ऐसे पौधों को हमने वृक्ष कहा। इनके उदाहरण भी जाने। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के चित्र देखिए। शाकीय पादप यानी इनके पौधों की लंबाई बहुत कम है, तना कैसा है? कोमल, और ये हरे पौधे हैं, तो ये क्या है? शाकीय पादप, जो ए नंबर का चित्र है। बी नंबर का ये झाड़ी का चित्र है। इनमें तना होता है लेकिन उसके आधार के निकट से क्या निकलती हैं? बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं जो पौधे को सहारा देती हैं। इनकी लंबाई शाक से ज़्यादा और वृक्ष से कम होती है। और जो वृक्ष हैं ये ऊंचाई में सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं, यानी शाक और झाड़ी की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। इनमें तना मजबूत होता है और कैसे होता है? कठोर होता है। देखिए ये वृक्ष का चित्र है, सी नंबर वाला। तो इन चित्रों को देख लें। अब देखिए अन्य प्रकार के पौधे। तो अभी हमने पौधों को उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें तना बिल्कुल पतला होता है, कमजोर होता है, उन्हें कहेंगे लता या बेल। तो देखिए लता, वे वनस्पतियां या पौधे जिनके तने पतले, कमजोर और इतने लंबे होते हैं कि वे स्वयं सीधे खड़े नहीं हो सकते, बल्कि वे किसी अन्य वृक्ष, दीवार या जमीन आदि पर फैलते हुए या इनका सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, लता कहलाती हैं। तो लता किसे कहेंगे? यानी ऐसे पौधे जिनका तना बहुत पतला होता है और कमजोर होता है और बहुत लंबा भी होता है। तो देखो तना लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन पतला है, कमजोर है, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, अपने सहारे स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता होगी, जैसे दीवार की, जमीन की या किसी अन्य पेड़ की। तो ऐसे पौधों को कहेंगे लता। तो ऐसी वनस्पतियां या पौधे जिनके तने पतले होते हैं, कमजोर और इतने लंबे होते हैं कि वे स्वयं सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें खड़े होने के लिए किसी अन्य वृक्ष, दीवार या जमीन की सहायता चाहिए, ऐसे पौधे लता कहलाते हैं। अब लताएं भी 2 तरह की हैं। एक तो ऐसी हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाएं, जैसे पेड़ का, दीवार का। दूसरी तरह की लताएं वो हैं जो किसी का सहारा ना लें, जमीन पर ही फैल जाएं। अब इन्हीं को देखिए। लता 2 तरह की होती हैं, पहली विसर्पी लता, दूसरी आरोही लता। देखो नाम से पता चल रहा है, विसर्पी यानी सर्प के जैसे ये लौट जाएंगी जमीन पर, इन्हें कहेंगे विसर्पी लता। दूसरी आरोही, आरोही यानी ये किसी दीवार या वृक्ष की सतह से चढ़ जाएंगी और सीधी खड़ी हो जाएंगी, इन्हें कहेंगे आरोही लता। तो देखिए लता क्या होता है ये तो आपने जान लिया। अब देखिए ये इनके प्रकार, विसर्पी लता और आरोही लता। अब देखिए लताओं के प्रकार। पहली लता है विसर्पी लता, दूसरी है आरोही लता। विसर्पी यानी ये सर्प के जैसे जमीन पर लेट जाएगी, आरोही यानी ये किसी के सहारे चढ़ जाएगी। तो पहली देखिए विसर्पी लता। विसर्पी लता कैसे कहेंगे? ऐसे पौधे जो तने के कमजोर होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी ऐसी पौधे या ऐसी लताएं जिनके तने कमजोर हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये किसी का सहारा भी नहीं लेंगे और ये जमीन पर फैल जाते हैं, ऐसे पौधे या लताएं विसर्पी लता कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, खीरा, खरबूजा, लौकी, कद्दू, शकरकंदी, ये सब विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। खीरा, खरबूजा ये आपने देखी होंगी, लौकी भी देखी होगी। इनकी जो बेल हैं यानी लताएं वो जमीन पर ही फैल जाती हैं। तो ऐसी लताएं जो जमीन पर ही फैल जाती हैं विसर्पी लता कहलाती हैं। अब देखिए आरोही लता। आरोही लता इसके विपरीत हैं, वो किसी का सहारा लेंगी और दीवार पर चढ़ जाएंगी या किसी पेड़ पर चढ़ जाएंगी। तो देखिए ऐसे कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते जबकि आसपास के सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं। तो ऐसे पौधे या लताएं जिनके तने कमजोर हैं और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो किसी दीवार या वृक्ष की सहायता से उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, आरोही लता कहलाती हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे मनी प्लांट, अंगूर, अमरवेल आदि, ये सब किसके उदाहरण है? आरोही लता के उदाहरण है। देखो नाम आया मनी प्लांट, ये क्या है? पौधा है। मनी यानी पैसा, प्लांट यानी पौधा, तो पैसे वाला पौधा। हालांकि जितने भी पौधे हैं, फूल हैं, वनस्पतियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, किसी भी प्रकार का हो, सभी में पैसा ही लगता है। सभी क्या देते हैं? पैसा।
तो एक का नाम तो स्पेशली रख दिया है मनी प्लांट। देखो वृक्षों के बहुत सारे उपयोग हैं, इनको डिटेल से हम एक वीडियो में अलग से बता देंगे। तो सभी वृक्षों में पैसा लगता है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो अभी हमने दो तरह की लताएं जानी है, विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता तो जमीन पर फैल जाएंगी, आरोही लता किसी के सहारे चढ़ जाएंगी। अब देखिए विसर्पी लता और आरोही लता का चित्र। विसर्पी लता तो जमीन में फैल गई और जो आरोही लता है ये पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गई। तो अभी तक हमने साग झाड़ी वृक्ष एवं लताओं के प्रकार पढ़े हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। अब वो पादप की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने पौधों को वर्गीकरण किया है साग झाड़ी एवं वृक्ष में, इसके अलावा बेल यानी लताएं भी जानी है। लता भी दो तरह की, विसर्पी लता और आरोही लता। अब हम जानेंगे पादप की संरचना के बारे में कि पादप का निर्माण कौन कौन से भागों से मिलकर होता है, उन भागों की संरचना कैसी है, उनके काम क्या है। तो देखिए पादप की संरचना। तो पादप की संरचना के बारे में बात करें तो पादप का निर्माण अनेक भागों से मिलकर होता है। तो उनमें पहला भाग है जड़, इसके अलावा तना, पत्ती, इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहला भाग देखिए जड़। जड़ के काम क्या हैं? जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, इसलिए इन्हें पौधे का स्तरक कहा जाता है। जो जड़ें हैं ये मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, मिट्टी में उनकी पकड़ बनाती हैं, इसलिए इन्हें पौधे का स्तरक कहा जाता है। तो जड़ों के कार्य लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब आपको लिखना है कि जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, उन्हें पेड़ पौधों तक पहुंचाती है और इसके अलावा जो पौधे हैं, जो पादप है, उसको मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, इसलिए इन्हें पौधे का स्तरक कहा जाता है। तो जड़ों के दो मुख्य कार्य हैं, इन्हें याद रखना। तो जड़ों के कार्य याद रखना कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। अब जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़, एक रेशेदार जड़। इन्हें देखिए। अभी हमने जड़ के कार्य देखे, अब देखिए जड़ों के प्रकार। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक है मूसला जड़, दूसरी है रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ कैसे कहेंगे? देखिए मूसला जड़, इस प्रकार की जड़ में मुख्य जड़ होती है और उससे कई शाखाएं या उपशाखाएं निकलती हैं। देखो मूसला जड़ में क्या होता है, एक तो मुख्य जड़ होती है और इसी से अनेक छोटी छोटी शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं। जैसे एक मुख्य जड़ है बीच में और इसी से छोटी छोटी क्या निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, इस प्रकार। तो इस प्रकार इसी से अनेक शाखाएं निकलती हैं और ये मुख्य जड़ है और ये जमीन में गहराई तक जाती है। देखिए ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। जो मूसला जड़ें हैं इनमें मुख्य जड़ होती है और उसी मुख्य जड़ से अनेक शाखाएं और शाखाएं निकलती हैं। ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। ये गहराई लिखा हुआ है, इसे गहराई लिखना। उदाहरण देखिए इसके, मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि पौधों की जड़ें मूसला जड़ें हैं। यानी मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों, इनकी बात करें तो इनमें एक तो मुख्य जड़ होती है, उसी से अन्य शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं। तो मूसला जड़ किसे कहेंगे? यानी ऐसी जड़ें जिनमें एक मुख्य जड़ होती है और उसी से अन्य शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। इसके उदाहरण याद रखना, मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि। अब देखिए दूसरी रेशेदार जड़, जिसे झगड़ा जड़ भी कहेंगे। अब देखिए दूसरी जड़ झगड़ा जड़, जिसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ में तो एक मुख्य जड़ होती है, उसी से अन्य शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं, जबकि झगड़ा जड़ में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, अनेक शाखाएं उपशाखाएं शुरुआत से निकलेंगी, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। इस प्रकार देखिए ऐसी जड़ें जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती तथा सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहलाती हैं। यानी ऐसी जड़ें जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें क्या दिखाई देती हैं, एक समान। हालांकि मुख्य जड़ तो है ही नहीं, तो सभी एक समान दिखाई देती हैं, तो ऐसी जड़ें झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहलाती हैं। इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। देखो झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है, तो तने के आधार के निकट से पतली पतली जड़ें जमीन में निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाती। गहराई में तो तब जाती जमीन में कोई एक मुख्य जड़ होती जो सीधी जमीन में गहराई तक जाती है, लेकिन इनमें तो सभी जड़ें क्या एक समान है, सभी फैल जाएंगी। तो इस प्रकार की जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण धान, गेहूँ, मक्का, घास, ज्वार आदि, ये झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ के उदाहरण है।
निम्न में से किस पादप की जड़ें मूसला जड़ होंगी या झगड़ा जड़ होंगी? तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको याद रखना। अब देखिए मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ का चित्र। पहला चित्र है ए, ये मूसला जड़ का चित्र है। इसमें क्या है, एक मुख्य जड़ है, इसी से अन्य शाखाएं उपशाखाएं निकल रही हैं। और बी है रेशेदार जड़ का चित्र। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी तने के आधार से बहुत सारी एक समान जड़ें निकलती हैं, छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़। तो इन्हें देख लें एक बार। तो अभी हमने पौधों की संरचना में पहला भाग जाना है जड़, जड़ के कार्य और जड़ों के दो प्रकार, मूसला जड़ और झगड़ा जड़। अब देखिए आगे, अब देखिए पौधे का दूसरा भाग तना। अब तने के कार्य और तने की संरचना के बारे में जानेंगे। तो देखिए तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। जो तना है यह पादप का मुख्य ढांचा बनाता है। अगर तना नहीं होगा तो पादप किस आधार पर खड़ा होगा, उसके आधार के लिए तना चाहिए। तने पर शाखाएं, पत्तियां, कली, फूल और फल लगते हैं। तने से ही शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से और पत्तियां जुड़ती हैं, तने से पत्तियां भी जुड़ती हैं, इनसे कली, फूल और फल जुड़े रहते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। यानी तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं, नोड। जैसे ये कोई तना है, इससे क्या निकल रही है, कोई शाखा या पत्ती निकल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, नोड। और दो नोडों के बीच के भाग को इंटरनोड कहेंगे। दो नोडों के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। तो तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं, और दो नोडों के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। इन्हें भी याद रखना। इंटरनोड और नोड पहले पार्ट में चित्र आया था, उसको याद रखना। उस चित्र में नोड और इंटरनोड दिए गए थे। अब देखिए तने के कार्य। तने के बारे में आपने जान लिया। तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। पादप का मुख्य आधार क्या है, तना। उससे पहले जड़, जड़ भी जरूरी है, उसके बाद तना। और तने से शाखाएं, पत्तियां जुड़ी रहती हैं, इन्हीं पर कली, फूल और फल लगते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकले उसे नोड कहते हैं, और दो नोडों के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। अब देखिए तने के कार्य। तने के कार्य देखिए, तना क्या करता है, तना भोजन का संवहन करता है। देखो पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम करती हैं उनकी पत्तियां। तो पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं, और वो भोजन पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना है, यह कौन करेगा, तना। तना जल एवं खनिज लवणों का भी संवहन करता है। जड़ें जमीन से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, और उस जल एवं खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना है। इस पहुंचाने का काम कौन करेगा, तना। तो तना जल एवं खनिज लवणों का भी संवहन करता है, तना भोजन का संवहन करता है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इसलिए जो वृक्ष हैं उनमें तना कैसा होता है, मजबूत एवं सुदृढ़, तो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो तने के कार्य आपने जाने, तना भोजन का संवहन करता है, तना जल एवं खनिज लवणों का भी संवहन करता है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो अभी हमने पादप के दूसरे भाग के बारे में जाना है, तना। तना क्या है, तने के कार्य क्या है। अब देखिए आगे पत्ती के बारे में जानेंगे। अब हम पादप की तीसरी संरचना पत्ती के बारे में जानेंगे। तो देखिए पत्ती, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आपने पत्तियां देखी होंगी, तो लगभग जितनी भी पत्तियां हैं वो ज़्यादातर हरे रंग में पाई जाती हैं। कुछ पत्तियां पीले रंग में या अन्य रंगों में पाई जाती हैं। तो सामान्यतः पत्तियां हरे रंग में पाई जाती हैं। अब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का एक वर्णक होता है। उस वर्णक का रंग कैसा है, हरा, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधे के अन्य भागों में भी यही पाया जाता है, जिसके कारण पौधे के अन्य भाग भी हरे होते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है। क्लोरोफिल का काम है सूर्य प्रकाश को संग्रहित करना। देखो पेड़ पौधों में भोजन उनकी पत्तियां बनाती हैं, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और उस सूर्य प्रकाश को संग्रहित कौन करेगा, क्लोरोफिल। और ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अगर आपने पत्ती को ध्यान से देखा हो तो उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्रों का काम क्या है, रंध्र गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। देखो रंध्रों का काम है गैसों का विनिमय करना, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना या ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना या बाहर छोड़ना, जब जरूरत हो उसके अनुसार। या तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे या CO2 बाहर छोड़ेंगे, या ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे CO2 अंदर लेंगे। इस प्रकार रंध्रों का दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पत्तियों में जो अतिरिक्त जल बचा है उसे वाष्प के रूप में वायुमंडल में बाहर छोड़ना, यह क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन को। इसको भी देखेंगे।
तो रंध्रों का काम है गैसों का विनिमय करना और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। अब देखिए आगे, पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा भोजन बनाती हैं। तो अभी हमने जाना पत्तियों में रंध्र होते हैं, इनका काम है गैसों का विनिमय करना, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना, और पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधों में भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है, इसको भी आगे जानेंगे। अब देखिए जो पत्ती के विभिन्न भाग हैं, संरचनाएं, उनको पत्ती की संरचना में पहला भाग देखिए पर्णवृंत। पर्णवृंत किसे कहेंगे, देखो पत्ती किसी शाखा से या तने से जुड़ी रहती है। अगर पत्ती तने से जुड़ी है तो जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी है उसे कहेंगे पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। तो पत्ती जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है उसी भाग को क्या कहते हैं, पर्णवृंत। अब दूसरा भाग देखिए फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो जब भी आपने पत्ती देखी तो पत्ती का जो चौड़ा चपटा हरा भाग है उसी क्या कहते हैं, फलक। तो पत्ती के चौड़े चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखो आपको पत्ती दिखाई दे रही होगी चित्र में, ये क्या है, पत्ती। तो पत्ती इस भाग द्वारा तने से जुड़ी हुई है, माना इस भाग द्वारा तने से जुड़ी हुई है, इसे कहेंगे पर्णवृंत। इस भाग को कहेंगे पर्णवृंत। और जो पत्ती का चौड़ा चपटा हरा भाग है, जो आपको हरा भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे फलक। क्या कहेंगे, फलक। और आपको पत्ती में अनेक रेखीय संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, इन्हें कहेंगे शिराएं। जैसे ये शिराएं, पत्ती में अनेक रेखीय संरचनाएं होती है, इन्हें कहेंगे शिराएं। और जो बीच वाली मोटी शिरा है बीचों बीच, उसे कहेंगे मध्य शिरा। इसे क्या कहेंगे, मध्य शिरा। जो बीचों बीच मोटी शिरा है उसे कहेंगे मध्य शिरा। अब ये जो शिराएं हैं ये पत्ती पर डिजाइन बनाती हैं। तो शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। तो इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, शिराविन्यास। अब शिराविन्यास भी दो तरह का होता है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास, एक समांतर शिराविन्यास। तो जालिका रूपी शिराविन्यास किसे कहेंगे, अगर शिराओं द्वारा मध्य शिरा के दोनों डिजाइन बनाया गया है तो उसे जालिका रूपी शिराविन्यास कहेंगे। तो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा शिराविन्यास है, जालिका रूपी शिराविन्यास। और जालिका रूपी शिराविन्यास किसे कहेंगे, यदि शिराओं द्वारा मध्य शिरा के दोनों ओर डिजाइन बनाया गया है तो उसे कहेंगे जालिका रूपी शिराविन्यास। और समांतर शिराविन्यास, जिसमें शिराविन्यास एक दूसरे के समांतर हों उसे समांतर शिराविन्यास कहेंगे, जैसे घास की पत्ती में होता है। अब इन्हीं को देखिए। तो पर्णवृंत किसे कहेंगे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है। और फलक, पत्ती के चौड़े चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए शिरा। अब शिरा किसे कहेंगे, पत्तियों या पत्ती की सतह पर उपस्थित रेखीय संरचनाओं को शिरा कहते हैं। यानी जो पत्ती की सतह पर रेखीय संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, शिरा। अब देखिए मध्य शिरा किसे कहेंगे, पत्ती के मध्य में स्थित मोटी शिरा को मध्य शिरा कहेंगे। यानी जो पत्ती के बीचों बीच मोटी शिरा है उसे मध्य शिरा कहते हैं। अब देखिए शिराविन्यास। शिराविन्यास किसे कहेंगे, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। अब ये जो शिराएं ये पत्ती पर डिजाइन बनाती हैं तो शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। अब ये शिराविन्यास भी दो प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास, दूसरा समांतर शिराविन्यास। तो जालिका रूपी शिराविन्यास कैसे कहेंगे, देखिए जालिका रूपी शिराविन्यास, यदि शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाया गया डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर हो तो यह शिराविन्यास जालिका रूपी शिराविन्यास कहलाता है। तो यदि शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाया गया डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर हो तो यह शिराविन्यास जालिका रूपी शिराविन्यास कहलाता है। दूसरा समांतर शिराविन्यास, यदि पत्ती में शिराविन्यास एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसे शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास कहलाते हैं, जैसे घास की पत्तियां। और आपने जो नीम पीपल की पत्तियां देखी हैं या पत्ते देखे हैं, इनमें कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है, जालिका रूपी शिराविन्यास। शिराविन्यास दो प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी एक समांतर शिराविन्यास। देखिए इन संरचनाओं को कहेंगे शिराएं। जो पत्ती में रेखीय संरचनाएं इन्हें कहेंगे शिराएं। इसमें बहुत सारी शिराएं जैसे इस प्रकार की, इस प्रकार की। अब इसे कहेंगे मध्य शिरा, जो पत्ती के बीचों बीच मोटी शिरा इसे कहेंगे मध्य शिरा। मध्य शिरा, अगर शिराओं द्वारा पत्ती के दोनों डिजाइन बनाया गया है, शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहेंगे। अगर पत्ती की शिराओं द्वारा मध्य शिरा के दोनों डिजाइन बनाया गया तो उसे जालिका रूपी शिराविन्यास कहेंगे। तो इसमें कौन सा शिराविन्यास है, जालिका रूपी। तो इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है।
तो ए चित्र में जालिका रूपी शिराविन्यास है। अगर दो शिराविन्यास एक दूसरे के समांतर हैं तो उसे कहेंगे समांतर शिराविन्यास। तो बी चित्र में समांतर शिराविन्यास है। और जिस पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है उस पौधे की जड़ मूसला जड़ होगी, और जिसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है उसमें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होगी। तो घास में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है तो उसकी जड़ भी कैसे होंगी, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। अभी हमने पत्ती की संरचना के बारे में बात की है। अब देखिए आगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम, इनको देखिए। देखो इससे पहले हमने जाना था रंध्रों के कार्य कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया इनसे होती है। तो बाष्पोत्सर्जन कैसे कहेंगे, इसे देखिए। बाष्पोत्सर्जन, पौधों की पत्तियों से जल का जलवाष्प के रूप में निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पौधों की पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, तो रंध्रों से बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जो पौधों की पत्तियों में अतिरिक्त जल होता है उसे वाष्प के रूप में वायुमंडल में बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों की पत्तियों से जल का जलवाष्प के रूप में निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में। कौन करते हैं, रंध्र। इस क्रिया द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। तो जहाँ पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ जलवाष्प अधिक छोड़ेंगे, इस कारण वहाँ नमी बनी रहेगी। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, जो कि किसमें होता है, पत्तियों में। इसे भी देखिए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कैसे कहेंगे, पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द गायब हैं, उन्हें लिखें कि पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ लिखें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है कि पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो यहाँ आपको लिखना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में जल एवं, इतना जोड़ना है कि पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश, इसके बाद इसको लिखना की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। तो इसको पूरा ही लिखें। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है इसमें ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्योंकि CO2 उपयोग की तो कौन सी गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस। देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए चाहिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन यानी O2, जिसे हम श्वसन में सांस के दौरान अंदर लेंगे। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखें, जो पत्तियों ने भोजन संश्लेषित किया है यानी जो ग्लूकोज बनाया है उसको तुरंत उपयोग नहीं करेंगे। कुछ भाग तो उसका अभी उपयोग कर लेंगे, लेकिन कुछ भाग को वो मंडल के रूप में विभिन्न भागों में संग्रहित कर लेंगे। जब आवश्यकता हो तब उसका उपयोग करेंगे। देखो इससे पहले आपने पत्ती की संरचना के बारे में 2 पॉइंट्स को जाना था, जालिका रूपी शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। अब देखो हम पत्ती की संरचना को देखकर ही उस पौधे की जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ या रेशेदार जड़, इसका पता लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, इस नोट को देखिए। नोट, जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ होती हैं। तो इसको याद रखना। अगर किसी पौधे की पत्ती जालिका रूपी शिराविन्यास वाली है तो उस पौधे की जड़ कैसी होगी, मूसला जड़। जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ होंगी। तो घास की पत्तियां कैसी हैं, समांतर शिराविन्यास वाली, इसलिए उनकी जड़ें भी कैसी होंगी, रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। जबकि जिन पौधों की पत्तियां जालिका रूपी शिराविन्यास वाली हैं तो उन पौधों की जड़ें भी कैसी होंगी, मूसला जड़। तो इस पॉइंट को याद रखना। देखिए अभी हमने पौधे के 3 भाग जाने हैं, जड़, तना और पत्ती। इनकी संरचना कार्य के बारे में जाना। अब देखिए फूल की संरचना के बारे में और इनके कार्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए फूल को क्या कहते हैं, पुष्प। पुष्प या फूल किसी भी पौधे का सबसे सुंदर व रंगीन अंग होता है। लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो पुष्प की बात करेंगे, फूल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, पुष्प। तो पुष्प किसी भी पौधे का सबसे सुंदर व रंगीन अंग होता है। यह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। जो पुष्प है यह पौधे क्या होता है, प्रजनन तंत्र। इसमें जनन का कार्य कौन करते हैं, पुष्प। इसी में जनन की क्रिया होती है। देखो जनन 2 प्रकार का होता है, एकलिंगी और द्विलिंगी।
जनन के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे कि पौधों में जनन किस प्रकार होता है, यानी पादप जनन किस प्रकार करते हैं। तब हम पुष्प के बारे में और अच्छे से जानेंगे। अभी बस इतना ही जानेंगे पौधे का प्रजनन तंत्र कौन होता है, पुष्प, यानी जनन क्रिया किसके द्वारा होती है, फूल के द्वारा। पुष्प के मुख्य भाग हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प की संरचना की बात करें तो उसमें बाह्यदल होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। तो बाह्यदल क्या होती है, पंखुड़ी क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं, स्त्रीकेसर क्या होते हैं, इनके बारे में संक्षेप में देखिए। तो पुष्प की संरचना में पहला भाग है बाह्यदल। बाह्यदल किसे कहेंगे? फूल का सबसे भारी चक्र पत्तियों जैसी हरी संरचना का बना होता है, इस चक्र को बाह्यदल कहते हैं। यानी जो फूल का सबसे भारी भाग है जो पत्तियों जैसी हरी संरचना को बना होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्यदल। बाह्यदल का कार्य क्या है? यह कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। तो बाह्यदल का कार्य है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तब पुष्प की रक्षा करता है। तो फूल का सबसे भारी भाग जो हरी संरचना को बना होता है उसे बाह्यदल कहते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। इस पुष्प का चित्र देखिए, क्योंकि फूल खिला नहीं है, इसमें जो हरा भाग दिख रहा है इसे कहेंगे बाह्यदल, और इसके जो अंदर वाला भाग है उसे पंखुड़ियाँ। जब ये खिल जाएगा तो पंखुड़ियाँ इस प्रकार बनेंगी, ये क्या है, पंखुड़ियाँ, और ये बाह्यदल, और ये भी क्या है, बाह्यदल। इन्हें याद रखें। अब देखिए पुष्प का दूसरा भाग है पंखुड़ी। पंखुड़ी के बारे में जानिए। फूल का दूसरा चक्र पंखुड़ियों से बना होता है, यानी जो फूल का जो दूसरा चक्र है, जो दूसरा भाग है वो पंखुड़ियों से बना होता है, इसे कोरोला कहते हैं। जो पुष्प का दूसरा भाग पंखुड़ियों से बना होता है उसे क्या कहते हैं, कोरोला। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ विभिन्न रंगों की होती हैं। तो जितने भी पुष्प हैं उन सभी पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। पंखुड़ियों के चटक रंगों से कीट और पक्षी आकर्षित होते हैं, इससे परागण में मदद मिलती है। तो जो पंखुड़ियों के विविध रंग हैं इनसे कीट और पक्षी आकर्षित होते हैं, जिससे वो उन पर बैठते हैं और वो अपने साथ लाए पराग कणों को उन पर चिपका देते हैं, जिससे परागण क्रिया में सहायता या मदद मिलती है। परागण क्या होता है इसको अभी जानेंगे। तो पंखुड़ियाँ विभिन्न रंगों की होती हैं, इन रंगों से कीट और पक्षी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इससे परागण क्रिया में मदद मिलती है। अब देखिए तीसरा भाग पुंकेसर। अब देखिए पुष्प का तीसरा भाग है पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में जानिए। ये एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना लगी होती है। तो पुंकेसर क्या है? एक पतली डंडी जैसी संरचना है और इसके ऊपर भी कैप्सूल जैसी संरचना लगी होती है। इस पतली डंडी को तंतु कहते हैं और कैप्सूल जैसी संरचना को परागकोश कहते हैं तथा कैप्सूल को परागकोश कहते हैं। तो पुंकेसर की इस प्रकार की संरचना होती है जिसे आप चित्र में देख रहे होंगे। इसमें जो डंडी जैसी संरचना है इसे कहेंगे तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। और इसमें जो ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना है इसे कहेंगे परागकोश। परागकोश। अब इस परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश के अंदर पराग बनता है, यानी जो परागकोश है इसके अंदर पराग बनता है। इसमें क्या होते हैं? परागकण। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। जो पुंकेसर है पादप का यह पुष्प का नर जनन अंग होता है और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग। और जो परागकण है ये नर अंग बनाते हैं और ये कहाँ बनते हैं? परागकोश में। और परागकोश कैसे कहेंगे? जो पुंकेसर का कैप्सूल जैसी संरचना उसे परागकोश कहेंगे और पतली डंडी जैसी संरचना उसे तंतु कहेंगे। देखो ये पुंकेसर का चित्र है। इसमें जो पतली डंडीनुमा भाग है इसे कहेंगे तंतु, और इसमें ऊपर जो कैप्सूल जैसी संरचना है इसे कहेंगे परागकोश। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। अब देखिए पुष्प का चौथा भाग है स्त्रीकेसर। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जो स्त्रीकेसर है पुष्प का मादा जनन अंग है और पुंकेसर नर जनन अंग। यह एक फ्लास्क जैसी संरचना है जो पुष्प के बीच में रहती है। तो स्त्रीकेसर की संरचना कैसी होती है? फ्लास्क जैसी, जो पुष्प के बीच में रहती है। इसे आप चित्र में देखिए। अब देखिए इसके भाग। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है वर्तिकाग्र। तो स्त्रीकेसर भी 3 भागों में बटा रहता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में। अब इसके भागों को देखिए। पहला भाग देखिए अंडाशय। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। इन्हीं बीजांडों में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, जो मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। दूसरा भाग है वर्तिका। वर्तिका किसे कहेंगे? स्त्रीकेसर का बीच का डंडीनुमा हिस्सा वर्तिका कहलाता है। स्त्रीकेसर का चित्र देखिए। चित्र स्त्रीकेसर के भाग। इसमें पहला भाग है देखिए, ऊपर वाला भाग है उसे कहेंगे वर्तिकाग्र।
जो इसका पतली डंडी वाला भाग है उसे कहेंगे वर्तिका, और इसका जो नीचे वाला फूला हुआ भाग है उसे कहेंगे अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड। तो इस तरीके से के बीच का डंडीनुमा हिस्सा वर्तिका कहलाता है, और पुंकेसर का डंडीनुमा हिस्सा तंतु कहलाता है। वर्तिकाग्र, इस तरीके से के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। इस तरीके से के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, जबकि जो पुंकेसर में सबसे ऊपरी भाग है जिसकी संरचना कैप्सूल जैसी है उसे परागकोश कहते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, क्योंकि इसमें परागकण को चिपकाना है इसलिए ये चिपचिपा होता है। जैसे कोई पक्षी या कीट बैठेगा उसमें जो पैरों में परागकण लगे हैं वो उसमें चिपक जाएंगे, और वर्तिकाग्र से वो कहाँ पहुँच जाएंगे? बीजांड में, और वर्तिकाग्र से परागकण वर्तिका से होते हुए बीजांड में पहुँच जाएंगे और परागण की क्रिया हो जाएगी। अब देखिए आगे, देखो परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। उन परागकणों को इस तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुँचाना है, जहाँ से वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में बीजांड में पहुँच जाएंगी। ये क्रिया कहलाएगी परागण। तो देखिए परागण, परागकोश से परागकणों का इस तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो इस क्रिया द्वारा पुष्पों में जनन होता है। ये कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। जनन क्या होता है इसको हम अगली कक्षा में जानेंगे। परागकोश में किसका निर्माण हुआ? परागकणों का। इनको कहाँ तक पहुँचाया? इस तरीके से वर्तिकाग्र तक। तो परागकोश से परागकणों का इस तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण के बाद ही प्रजनन के अगले चरण संपन्न होते हैं। तो परागण के बाद क्या होगा? नर और मादा युग्मों का मिलन हुआ, उनका निषेचन हुआ, जिससे भ्रूण बनेगा, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता हुआ फल का निर्माण करेगा, जिसमें भी बीज बनेगा। तो इस प्रकार इनमें जनन क्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प में जनन किस प्रकार होता है इसको हम थोड़ा सा 7वीं में जानेंगे, 8वीं में जानेंगे, इसके बाद 10वीं में। तो आपको इतने याद रखना है कि पौधों के कौन कौन से भाग हैं, उनमें एक है पुष्प, पुष्प के कौन कौन सी संरचना, कौन कौन से भाग हैं, केवल इतना ही। तो बच्चों अभी तक हमने जाना है पौधों के बारे में, यानी पौधों के कितने वर्गों में बांटा गया है। हमने उनको 3 वर्गों में बांटा, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इसके अलावा हमने जानी लताओं के बारे में। लताएं भी 2 तरह की, विसर्पी और आरोही लता। इसके बाद हमने जाने पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, इनकी संरचना के बारे में, इनके कार्य के बारे में। तो बच्चों इसी के साथ ही आपकी कक्षा 6 विज्ञान का 7वां चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टरों की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने और नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर जाकर देखें। अगर आपको भी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।